नमस्कार दोस्तों, आज अपन लेकर आए हैं हिंदी भाषा में कुछ विशेष जानकारियाँ। कोई नया टॉपिक नहीं है, अलग से टॉपिक भी नहीं है, फिर भी 4-5 विशेष तथ्य हैं जिनकी जानकारी ज़रूरी है और वहाँ से एक आध प्रश्न उठा लिया जाता है। तो हिंदी में विशेष तथ्यों में अपन जानकारी लेंगे। अयोगवाह वर्ण है, अयोगवाह ध्वनियाँ या अयोगवाही वर्ण, अयोगवाही वर्ण या ध्वनियाँ। प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी अयोगवाही ध्वनि है, अयोगवाही वर्ण है। सिंपल है, पढ़ा भी चुका हूँ, बता चुका हूँ एक बार पहले। अपन ने स्वर व्यंजन पढ़े थे तो स्वरों में पढ़ा था अपन ने। हिंदी में अंग व अह, ये दो हैं अयोगवाही ध्वनियों के रूप में जाने जाते हैं। एक तो ये पूछते हैं अयोगवाह वर्ण कौन सा है, अयोगवाही ध्वनियाँ कौन सी है। नंबर 2, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, है ना। तो अपन पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं गुरुजी, ध्यान को न्या। द्वित्व व्यंजन देखो, द्वित्व, द्वि यानी दो, है ना। जब दो व्यंजन, है ना, दो समान व्यंजन पास पास आते हैं और उनके बीच में यदि कोई स्वर नहीं होता है तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, है ना। द्वित्व व्यंजन किसे कहेंगे? जब कोई द्वित्व व्यंजन कहेंगे जब कोई समान वर्ण, समान वर्णों के बीच स्वर नहीं होता है, स्वर नहीं होता है तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे देखो परिभाषा, समान वर्ण यानी कोई समान वर्ण है, दो समान वर्ण आएंगे और उनके बीच में, दोनों के बीच में जब कोई स्वर नहीं आता है तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कच्चा, देखो च और च आ गया, इस च के और इस च के बीच में ये स्वर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, हलंत हो गया। कच्चा, पक्का, देखो क और क दो समान वर्ण हैं, ये समान वर्ण, क समान वर्ण आ गए, दोनों समान वर्णों के बीच में स्वर नहीं है, देखो यहाँ स्वर नहीं है। कच्चा, पक्का, सच्चा, सज्जन, ये देखो इसमें भी इनके बीच में क्या है, कच्चा, पक्का, सच्चा, सज्जन। और आएंगे ऐसे ही जैसे लड्डू, है ना, और रसगुल्ला, है ना, ये सब ऐसे ही हैं। टट्टी, बस। तो ये सब क्या है, संयुक्त द्वित्व व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन पूछ लिया जाए इसमें से कौन सा द्वितीय व्यंजन है, तो आपको ध्यान रखना है दो समान वर्ण आएंगे और उनके बीच में कोई स्वर नहीं होगा तो आप क्या कर देंगे, उनको द्वितीय व्यंजन कर देंगे। नंबर 3, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन
संयुक्ताक्षर, है ना। अपन ने पढ़े हैं वर्णों में कुछ तो मूलतः खुद ही संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना। संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं, जैसे क्ष, त्र, गे और शरय, ये मूल रूप से स्वयं संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं, है ना। अब जैसे ये आ गया कि निम्न में से कौन सा संयुक्ताक्षर है, प्रश्न देंगे कौन कौन सा संयुक्ताक्षर है। तो नंबर ए में दे दिया, मान लो यही दे दिया क्ष, बी में दे दिया स्नान, सी में दे दिया क्या, डी में दे दिया सभी, यहाँ, है ना। अब बच्चा गलती क्या करेगा, अपन गलती क्या करके आते हैं, देखिए कि प्रश्न आया आपका, पहले मैंने संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे या कोई भी अध्यापक पढ़ाएगा तो आपको बता देगा कि संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, क्ष, त्र, गे और श्रय संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना। और इनको बता भी दिया, क्ष कैसे बना, क्ष बना क प्लस स से, त्र कैसे बना त प्लस र से, गे कैसे बना जय प्लस ये से, श्रय बना स प्लस र से, ये, है ना। तो आपको तो फिक्स ध्यान है कि ये क्ष है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। लेकिन संयुक्त व्यंजन की क्या परिभाषा होती है, जब कोई दो असमान, अब यहाँ अपना उत्तर तो यही होगा, लेकिन वास्तव में इसका आंसर क्या है, डी है, आंसर इसका डी होगा। गुरुजी डी कैसे, संयुक्त व्यंजन में तो क्ष, त्र, गे और श्रय यही लिखवाए थे आपने, तो अब यहाँ आप स्नान को भी संयुक्त मान रहे हो, संयुक्ताक्षर मान रहे हो, संयुक्त शब्द मान रहे हो, इसमें भी संयुक्ताक्षर हैं, है ना। प्रश्न ये पूछेगा कि निम्न में से किसमें संयुक्ताक्षर हैं, तो ये भी संयुक्ताक्षर है, ये भी संयुक्ताक्षर है, ये भी संयुक्ताक्षर है, तो आंसर जाएगा अपना सभी। गुरुजी जम्मी को नहीं बात तो थे, उर तो अक्षय, त्र, गे, श्रय ये बता रहा हो, उर सारा ही बताने लग गया, जमाऊंगा। देखो संयुक्ताक्षर की परिभाषा क्या होती है, इधर देखिए संयुक्ताक्षर की परिभाषा क्या होती है। संयुक्ताक्षर में जब दो असमान वर्ण, दो असमान वर्णों के बीच, दो असमान वर्णों के बीच स्वर नहीं होता है तो वे संयुक्ताक्षर माने जाते हैं, माने जाते हैं। अब देखो परिभाषा, असमान वर्ण होने चाहिए, यानी दो असमान वर्ण होने चाहिए। तो देखो यहाँ भी अक्षय को दो असमान स्वर हो गए, असमान वर्ण ये हो गए अपने वर्ण क और स, और इसके बीच में क्या है कि बीच में स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए। देखो इसके बीच में स्वर नहीं है, इसके बीच में स्वर नहीं है, इसके बीच में स्वर नहीं है, इसके बीच में स्वर नहीं है। तो भाई बताओ स और न के बीच में स्वर है क्या, नहीं है। क और ये के बीच में स्वर है क्या, नहीं है। और अक्षय तो खुद ही संयुक्त अक्षर है। इस प्रकार से अपना आंसर क्या जाएगा, सभी जाएगा। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। संयुक्त अक्षर कौन सा होता है, जब दो वर्णों के बीच में जब स्वर नहीं आता है उस समय जैसे जिस स्थिति में वो लिखे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त अक्षर कहलाएंगे। बहुत सारे हैं और भी, जैसे खंड है ना, ऐसे देखो खंड, अण और ड के बीच में अक्षर नहीं है, खंड है। इस प्रकार से ये हो जाएंगे अपने संयुक्त अक्षर। ठीक है, हो गए 3 अयोगवाही द्वितीय व्यंजन संयुक्त अक्षर। एक बच गया संगम और संहिता, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट बिंदु आएगा 4 नंबर का, संगम व संहिता। मिटा दूं,
संगम व संहिता। अब पढ़ेंगे अपन संगम और संहिता। ये क्या होता है गुरुजी? संगम, संगम भी होता है भाई, बताएंगे संगम भी, है ना। संगम व संहिता। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि संगम तो गुरुजी गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है ना। संहिता गुरुजी हिस्ट्री में संहिता होती हैं, वो भी होती हैं, है ना। कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे गुरुजी गाना भी है, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, है ना। वो भी संगम है, मिलना भी है ना। अब अपना संगम अलग है, 4 नंबर का। नंबर 4 अपना क्या रहेगा? संगम व संहिता। संगम या संहिता, ये क्या कहलाता है? संगम या संहिता। संगम या संहिता के अंदर जब हम किसी शब्द को बोलते हैं और बोलते समय शब्द के बीच में यदि हम विराम ले लेते हैं, है ना, बोलते समय शब्द के बीच में हम विराम ले लेते हैं, थोड़ा समय बीच में दे देते हैं, तो उसका अर्थ वो क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? संगम या संहिता कहते हैं। संगम या संहिता क्या हो गया? जब हम किसी शब्द को बोलते समय थोड़ा विराम ले लेते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। अर्थ बदल जाता है तो वहाँ संगम या संहिता होता है। ये ठीक है, संगम व संहिता होता है। जैसे आ गया अधरान धरी, अधरान धरी अधरा न धरूंगी, ये वाक्य है। अधरान धरी अधरा न धरूंगी। जब कृष्ण जी हैं वो अपने गोकुल गांव से मथुरा चले जाते हैं, उस समय गोपियाँ क्या करती हैं? कृष्ण जी की हर चीज़ से प्रेम करती हैं, उसकी हर एक चीज़ धारण करने के लिए अग्री हो जाती हैं, राजी हो जाती हैं, सहमति हो जाती हैं कि हम कृष्ण जी के जैसे हम मोर मुकुट लगाएंगे, कृष्ण जी के जैसे माला पहनेंगे, कृष्ण जी के जैसे ही हम वस्त्र धारण करेंगे, सारी चीज़ें कर सकती हैं हम, लेकिन ये मुरली है, इसको हम अपने होठों पर नहीं रखेंगी। अधरान धरी अधरान धरूंगी, यानी ये जो मुरली है इसको श्री कृष्ण जी ने अपने होठों पर, अधर यानी नीचे वाला होठ होता है, इस नीचे अपने होठों पर धरी यानी रखी थी। अरे भाई कृष्ण जी मुरली बजाएगा तो होठ पे रख के ही बजाएगा ना, यूं तो मुरली है वो उसके होठों पर रखी थी, इसे अधरा न धरूंगी। देखो यहाँ विराम ले लिया इसने, इसके अधरा के बीच में विराम लिया इसने, यहाँ से विराम ले लिया। तो देखो क्या कहा था हमने? विराम लेने पर अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ देखो अधरान मतलब अधर के ऊपर, यहाँ क्या आ गया? अधरा न धरूंगी, यानी यहाँ मना कर रहे हैं कि मैं मेरे होठों पर इसको नहीं लगाऊंगी। ऐसा क्यों कहा रे टावरो? हैं
क्योंकि गोपियों को वो मुरली अच्छी नहीं लगती थी। गोपियां हैं उस मुरली को अपनी सौतन के समान समझती थी और सौतन को कौन अपने होठों से लगाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेंगी। अर्थ में परिवर्तन आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देख लो, ये कहें कि मिठाई का दोना कौन ले गया। ये देखो, इसमें क्या पूछा? दोना होता है कपड़े की थैली, है ना, उसको दोना कह सकते हैं। और कोई भी पात्र मान लीजिए आप, तो कि मिठाई का दोना कौन ले गया। यहाँ तो है मिठाई का दोना, कोई पात्र है। दोना वैसे पहले मिठाई रखने की एक थैली आती थी, उसको बोलते हैं। आजकल दोना ये आता है पत्तल वगैरह, उसको बोलते हैं। इसी वाक्य में यदि मैं यहाँ विराम ले लेता हूँ दोना के बीच में, है ना, वाक्य वही रहेगा जैसे मुझे भी मिठाई दो ना। अब देखो वही शब्द है दोना, लेकिन मैंने इसके बीच में गैप दे दिया, विराम ले लिया थोड़ा, तो यहाँ तो होगी क्रिया और यहाँ था एक मिठाई रखने का पात्र। अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, बहुत बहुत बार हो जाता है। और वो तो क्या अपने दिमाग में कोई सोचता है वैसे वैसे ही उसके समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, एक होटल था, होटल पे एक कवि था मेरे जैसा कोई, तो वो बैठा बैठा चाय पी रहा था और चाय पीते पीते उसने देखा कि यार एक कौवा आया वहाँ पर, और कौवा आकर के वहाँ किसी पात्र में यूं अपना चोंच दे दी उसने। चोंच देते ही उसको क्या है, मार दिया जाता है ना। उसने कोई कंकड़ मारा, चूहा मर गया, है ना। तो वहाँ वो जो प्रतिक्रिया है कवि देख रहा था, कवि उसको देख रहा था। तो कवि वहाँ पर बैठा बैठा एक लिख के गया एक लाइन कि का दही पर जान गवाई। का दही पर जान गवाई, बात सही थी कि यार क्या यार, दही के ऊपर ही जान खो दी उसने। होटल पे चाय पी रहा था कवि, और उसने देखा ही कौवा आया और उसने क्या है, दही का कोई पात्र पड़ा था उसमें चोंच मारी। उसके मालिक को आया गुस्सा, उसने पत्थर मारा, संयोग से उसके लग गया और कौवा क्या हो गया, मर गया। तो उसने लाइन लिख दी कि का दही का काग, कौवा था काग, काग दही पर जान गवाई। कि उसने देखा कि कौवे ने दही के ऊपर अपनी जान गंवा दी। ये किसने लिखी? ये लिखी एक कवि ने लिखी। थोड़ी देर बाद में ही है ना, वहाँ पर एक बाबू आता है। बाबू भी उसी टेबल पे बैठता और देखा कि यार ये क्या लिखा हुआ है। अब बाबू का काम क्या होता है, पूरे दिन भर कागज़ पलटना, फाइल पलटना, कागज़ पलटना। तो देखो, जो आदमी जैसा जिस माहौल में रहता है उसके वैसे ही दिमाग में आएगा। हाँ यार सही लिखी है। उसने लिखा कि यार मेरी तो क्या है, कागद ही पर जान गवाई। ये लिखी एक बाबूजी आए थे उन्होंने, क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि कागज पूरे दिन बाबू का काम ही कागज का होता है। तो उसने देखो यहाँ विराम नहीं लेकर के यहाँ विराम ले लिया, तो इसने क्या बना दिया, कागद ही पर जान गवाई, यानी मेरी तो सारी उम्र है वो कागजों में ही निकल जाएगी। और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर आता है एक यूं नया आजकल का जवान छोरा, जिसको मजनू कह सकते हैं, मजनू टाइप का एक छोरा आया
और यूं बस माला वाला पहन के, अंगूठी अंगूठी पहन के, क्या है यूं, है ना, मस्ती से आगे बैठा और आकर के उसने भी चाय का ऑर्डर दिया कि भैया एक चाय है, कट चाय दो। और देखा यार सामने क्या लिखा हुआ है ना, वो कौन था, एक न्यू मजनू कहो इसको, मजनू, है ना। तो उसने इसी लाइन को पढ़ा तो उसके मन में आया विचार कि का गदही पर जान गवाई, ये इसने लिखी, क्योंकि उसके दिमाग में भी ये चल रहा था। हुआ क्या कि उसका एक मित्र था और उसने किसी एक लड़की से प्यार प्रेम किया होगा और उसने मना कर दिया उसे शादी करने का, तो वो क्या हो गया, मर गया। और वहाँ जाके आया था तो उसने यूं ही दिमाग में चल रहा था, तो उसने इसी लाइन को क्या पढ़ा कि का गदही पर जान गवाई, कि यार क्या है, एक छोटी सी लड़की पे जान दे के बैठ गया, अच्छी बात तो नहीं किया, ये लाइन यहाँ कैसे लिखी हुई है। अब देखो साहब, हर किसी ने इस लाइन को अलग अलग प्रकार से पढ़ा, अलग अलग अर्थ निकला। अर्थ क्यों निकला, क्योंकि उन्होंने उनके अक्षरों के बीच में गैप अलग अलग जगह दिया था और तीनों जगह अलग अलग अर्थ निकलता है। इसने तो सही लिखा था, काग दही पर जान गवाई, ये आकर के इसने दे के यहाँ विराम दे दिया तो कागद ही पे जान गवाई, ये हो गया। मजनू पहुंचा तो उसने का के पास में गैप दे के बैठ गया, का गदही पर जान गवाई। तीनों के ही अर्थ क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इस प्रकार से अपना संगम और संहिता का अर्थ ये होता है कि जब हम किसी शब्द को बोलते समय उसके बीच में यदि विराम ले लेते हैं तो उसका अर्थ है वो बदल जाता है। ये अपना हो गया संगम और संहिता। अब एक बच गया अनुतान, है ना, मिटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। गुड, ले लिया होगा। और दोस्तों यदि अभी तक किसी ने चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में शेयर करें और लाइक अवश्य करें, और अच्छा या बुरा जो भी लगे आपको उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अब अपना अगला बिंदु 5वां आ गया है, अनुतान। अनुतान ये क्या होता है सर, अनुतान? लास्ट बस छोटा सा ही बिंदु है ये, अनुतान। अनुतान में क्या करेंगे अपन, अभी तो अपन क्या कर रहे थे, किसी शब्द के बीच में गैप देते थे, उसका अर्थ का परिवर्तन आ जाता है। अब हम पूरा वाक्य है ना उसको बोलने के लहजे को ही चेंज कर देंगे और उसका अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो संगम और संहिता में तो शब्द के अंदर गैप आता था, शब्द के अंदर, यहाँ क्या आएगा, गैप नहीं आएगा, वाक्य के बोलने का लहजा बदल जाएगा। अनुतान किसे कहते हैं, वाक्य के बोलने के लहजे से जब अर्थ बदल जाता है तो उसे अनुतान कहते हैं। जैसे ये देखो, मान लो अब जैसे अपन कहते नहीं है क्या, जैसे मैं कहूं कि भाई मोहन जाएगा, जैसे 2-3 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, और 5 मित्रों में एक ने कहा कि मोहन जयपुर जाएगा, ये समझो मोहन जयपुर जाएगा। ये सूचना दी किसी ने कि 5 मित्र थे, 5 में ये कंफर्म करना था कि किसी एक को जयपुर जाना है कोई काम से, तो एक ने कहा कि मोहन जयपुर जाएगा, मोहन जयपुर जाएगा, मतलब सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य है ना, कि मोहन जयपुर जाएगा। ये अब उनमें से कोई ये सोचता है कि यार किसी एक मित्र के मन में ये आया होगा कि यार मोहन जयपुर जाएगा,
जा तो नहीं सकता, जाएगा तो काम बिगाड़ के आएगा। मतलब उसको ये लगा कि मोहन जयपुर जाके काम पूरा कर नहीं सकता है, तो वो क्या कहेगा, मोहन जयपुर जाएगा। मतलब अब प्रश्न होगा, देखो मोहन जयपुर जाएगा, मैं बता रहा हूं कि जाएगा वो, यदि मैं रिटर्न करता हूं कि मोहन जयपुर जाएगा, देखो बोला वही है मोहन जयपुर, लेकिन ये कहां चला गया, प्रश्नवाचक वाक्य में। बोलने का लहजा ही चेंज हुआ था, बाकी कुछ नहीं हुआ है। मोहन जयपुर जाएगा। फिर तीसरा वाक्य वही है, अर्थ परिवर्तन है, मोहन जयपुर जाएगा, मोहन जयपुर जाएगा। दूसरे में प्रश्नवाचक से देखो कहीं भी कुछ भी परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम वही है, लेकिन बोलने के लहजे में ही इनका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। इसने कहा मोहन जयपुर जाएगा, मतलब जाएगा, सीधी सी बात है। ये पूछ रहा है कि मोहन जयपुर जाएगा, ऐसे अरे अपन भी तो करते हैं ना, कि अपने घर में मान लो कोई ऐसा आदमी है जो किसी काम को कर नहीं सकता, आपको पता है कि वो तो बिल्कुल ही उस काम को पूरा कर ही नहीं सकता, और अपने पापा ने कहा कि ये काम तो भाई अपना गणेश करेगा, और आपको पता है गणेश नहीं कर सकता, तो आप तुरंत ये कहेगा गणेश करेगा, मतलब गणेश करेगा। तो वही पापा ने कहा था कि ये काम गणेश करेगा, है ना, उसने तो कहा कि हाँ भाई करेगा। अब आप पूछ रहे हो ये काम गणेश करेगा, मतलब ये प्रश्नवाचक हो गया। और फिर तीसरा आदमी है, वो उपहास उड़ा सकता है, मोहन जयपुर जाएगा, है ना, ये क्या है, विस्मय हो गया कि मोहन जयपुर जाएगा, यार गजब हो गया ये तो जैसे जैसे इनका बोलने का लहजा बदला और इसके वाक्यों का क्या हो गया, अर्थ भी बदल गया। यहाँ साधारण वाक्य था, एक प्रकार से आदेश दिया गया था जाएगा, यहाँ प्रश्नवाचक हो गया, और यहाँ विस्मय आदिबोधक कह सकते हैं इसको, ये है ना, इस प्रकार से। तो आज अपना सिंपली 5 बिंदु अपन ने पढ़े थे। पहला अयोगवाह ध्वनि, दूसरा द्वित्व व्यंजन, तीसरा संयुक्त व्यंजन, चौथा अनुतान, ये अपना संगम व संहिता, और पांचवा अनुतान। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ से कई बार एक प्रश्न उठा लिया जाता है, तो इनको भी आप याद रखें। हालांकि किसी प्रकार का कोई टॉपिक नहीं है, फिर भी यहाँ से प्रश्न उठा लिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आज अपना टॉपिक है वो पूरा होता है। अगली वीडियो में नया टॉपिक लेकर के बहुत जल्दी हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।